Recording in progress. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के हाइजीन टॉपिक्स आज हम करेंगे रिवाइज। तो इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की ब्लड सप्लाई में से एमसीक्यूज आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वन किया है। अब यहाँ पे ये देखें कि फोरगट में क्या आता है। फोरगट को सप्लाई कहाँ से आ रही होती है? सिलिक आर्टरी से सप्लाई आ रही होती है। पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन वेगस नर्व के थ्रू हो रही होती है, और जो है फेरेंक्स उसको सिर्फ वेगस नर्व की सप्लाई होती है, लेकिन लोअर एसोफेगस को सिलिक आर्टरी ऑनली सप्लाई कर रही होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एमसीक्यू इसमें से आ जाते हैं। और कहाँ से लेकर फोरगट आती है? फेरेंक्स से प्रॉक्सिमल ड्यूडिनम तक आती है, और इसमें लीवर पैंक्रियाज लीवर गाल ब्लैडर पैंक्रियाज स्प्लीन शामिल होता है। मिड कट में स्पिरल सेंटर की सप्लाई होती है, वेगस नर्व से सप्लाई आती है, वर्टिब्रल L1 से स्टार्ट होती है, डिस्टल ड्यूडिनम टू प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन तक होती है मिड कट। उसके बाद हाइंड कट में इंफीरियर सेंटर सप्लाई कर रही होती है, पेल्विक इनर्वेशन से पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन आ रही होती है, वर्टिब्रल लेवल L3 होता है। हाइंड कट का कहाँ से स्टार्ट हो रही होती है? डिस्टल 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन को अपर पोर्शन ऑफ एनल कैनाल होती है। ये पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन डिफरेंट है। उसके बाद सिम्पैथेटिक इनर्वेशन कहाँ से आती है? टर्मिनल प्रीवर्टिब्रल गैंग्लिया सीलियक स्पीडियम सेंटेरिक इंफीरियम सेंटेरिक से आती है। इसमें जो सीलियक ट्रंक की आर्टरीज और ब्रांचेस हैं, इसका क्वेश्चन आता होता है कि ब्रांच ऑफ सीलियक। अब यहाँ पे ये देखेंगे, ये सीलियक ट्रंक है, ये वाला जो पिंक वाला है जहाँ पे एरो है, ये सीलियक ट्रंक है, ये ओटा से राइज आ रहा है। सीलियक ट्रंक से अब दो ब्रांचेस निकल रही होती है। यहाँ पे ये देखेंगे, ये स्प्लेनिक आर्टरी है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ होती है ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी यहाँ पे ब्रांच देती है लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक को, अपर पोर्शन को, और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से एक और आर्टरी निकलती है एसोफेजियल ब्रांचेस जो लोअर एस्पेक्स को सप्लाई कर रही होती है। और ये ब्रांच किसकी है? सीलियक ट्रंक की ब्रांच है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, ये स्प्लेनिक आर्टरी है, पर्पल कलर की स्प्लेनिक आर्टरी। नेक्स्ट किसमें डिवाइड होती है? शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी किसको सप्लाई करती है? फंडस ऑफ स्टमक या ग्रेटर कर्वेचर के अपर पार्ट को सप्लाई करती है। उसके दूसरा स्प्लेनिक आर्टरी से कौन सी आर्टरी निकल रही होती है? लेफ्ट गैस्ट्रो एपिफ्लोइक आर्टरी होती है। लेफ्ट गैस्ट्रो एपिफ्लोइक आर्टरी किसको सप्लाई कर रही थी? बॉडी ऑफ स्टमक को, या किसको? ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक को, मिड पोर्शन को सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, ये इसमें आ गया। उसके बाद सीलियक ट्रंक की ब्रांचेस में देखेंगे, ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी होती है। कॉमन हेपेटिक आर्टरी से नेक्स्ट ब्रांचेस निकलती है। कॉमन हेपेटिक आर्टरी से ब्रांच निकलती है, ये वाली ब्रांच है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। कॉमन हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो लेसर कर्वेचर की लोअर पोर्शन को सप्लाई कर रही होती है। और कॉमन हेपेटिक आर्टरी से दूसरी ब्रांच कौन सी निकल रही होती है? कॉमन हेपेटिक आर्टरी से गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी निकल रही होती है। गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी क्या ब्रांच देती है? राइट गैस्ट्रो एपिफ्लोइक ब्रांच देती है, जो लोअर पार्ट ऑफ ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक को सप्लाई कर रही होती है। उसके अलावा गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी से एक और ब्रांच निकलती है, जिसे हम कहते हैं इंटीरियर सुपीरियर पैंक्रियाटिक आर्टरी, की इसकी इंपॉर्टेंट ब्रांच है। अब यहाँ पे कॉमन हेपेटिक आर्टरी, ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी है। कॉमन हेपेटिक आर्टरी से जब राइट गैस्ट्रिक आर्टरी निकल आती है, और यहाँ से कॉमन हेपेटिक आर्टरी से गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी भी निकल आती है, तो ये आर्टरी किसमें चेंज हो जाती है? प्रॉपर हेपेटिक में चेंज हो जाती है। प्रॉपर हेपेटिक से देन राइट हेपेटिक और लेफ्ट हेपेटिक आती है, और जो राइट हेपेटिक होती है उससे सिस्टिक आर्टरी आती है, जो गॉल ब्लैडर को सप्लाई करती है। तो इसमें सीलियक ट्रंक की ब्रांचेस का क्वेश्चन आ रहा होता है कि राइट गैस्ट्रिक आर्टरी किसको सप्लाई करी, कहाँ से राइज करी है? तो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी कहाँ से राइज करी? कॉमन हेपेटिक से सप्लाई किसको करी है? लोअर पार्ट ऑफ लेसर कर्वेचर को। इस तरह एमसीक्यूज आते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इसमें अब मैं पॉइंट सबके डिस्कस करवाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। बस ये आप लोगों को मेजर मेजर बात जो है वो समझ आ जानी चाहिए कि सीलियक ट्रंक की मेजर ब्रांचेस कहाँ है और किस पोर्शन को सप्लाई कर रहे हैं उसमें। ठीक है, किसी का क्वेश्चन है तो यहाँ पे पूछ ले। मेजर इसका ये पोर्शन है। तो इसके बाद है एनास्टोमोसिस। खैर एनास्टोमोसिस में इंपॉर्टेंट है। एनास्टोमोसिस में जो सबसे ज्यादा एसोफेजियल वेरिसेस है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा होता है? आ रहा होता है कि लेफ्ट गैस्ट्रिक और एसोफेजियल है, ये कहाँ पे ड्रेन कर रही होती है? एजाइकस में ड्रेन कर रही होती है। पोर्टल सिस्टम की कौन सी आती है? लेफ्ट गैस्ट्रिक की वेन आती है, और सिस्टमिक की कौन सी आती है? एसोफेजियल आती है। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये बन रहा होता है लोअर एसोफेगस में, ये एसोफेजियल वेन है, और ये लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है। यहाँ पे एनास्टोमोसिस बन रहा होता है पोर्टल हाइपरटेंशन में, यहाँ पे गैस्ट्रिक वेरिसेस बनती है। उसके बाद जो सेकंड में इंपॉर्टेंट है, कैपेट में दूसरी फॉर्मेशन हमें नजर आता है एम्ब्लाइकस में, वहाँ पे पैराम्ब्लाइकल वेन है, और यहाँ पे एपिगैस्ट्रिक वेन है, उनसे बन रहा होता है। तो पैराम्ब्लाइकल पोर्टल सिस्टम की वेन है। यहाँ पे एमसीक्यू जो आता है पोर्टल और सिस्टमिक का क्वेश्चन पूछा हुआ होता है कि पैराम्ब्लाइकल किसके साथ जाकर एनास्मोस कर रही होती है? पैराम्ब्लाइकल स्मॉल एपिगैस्ट्रिक वेन के साथ कर रही होती है। ब्रांचेस ऑफ इंफीरियर एंड सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन ऑफ द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। उसके बाद रेक्टम में एनोरेक्टल वेसिस होती है, इसमें कौन सी आती है? ये देखिए, सुपीरियर रेक्टल वेन होती है, दूसरी मिडल रेक्टल वेन एंड इंफीरियर रेक्टल वेन होती है। तो यहाँ पे सुपीरियर रेक्टल वेन पोर्टल सिस्टम के और सिस्टमिक वेन के मिडल एंड इंफीरियर रेक्टल होती है, और ये यहाँ पे एनोरेक्टल वेरिसेस होती है।
उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बस बता देती हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा, कि अबाउट द पेक्टिनेट लाइन सारी सुपीरियर इनर्वेशन सुपीरियर रेक्टल आर्टरी सुपीरियर रेक्टल वेन सप्लाई हो रही होती है, बिलो द रेक्टल वेन सॉरी बिलो द पेक्टिनेट लाइन क्या होते हैं, सारी इंफीरियर ब्रांचेस होती हैं। तो यहाँ पे आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं कि सुपीरियर रेक्टल ब्रांच किसकी होती है, इंफीरियर मेसेंटेरिक की ब्रांच सुपीरियर रेक्टल वेन ड्रेन कर रही होती है, लिम्फेटिक्स कहाँ पे जाते हैं, अबाउट द पेक्टिनेट लाइन इंटरनल आइलिक लिम्फ नोड में जाते हैं। और यहाँ पे बिलो द पेक्टिनेट लाइन सोमैटिक इनर्वेशन होती है, इंफीरियर रेक्टल वेन सप्लाई कर रही होती है, इंफीरियर रेक्टल वेन से कहाँ पे जा रही होती है, इंटरनल पुडेंडल से इंटरनल आइलिक वेन, कॉमन आइलिक वेन एंड इंफीरियर वेना के बाद। ठीक है, और इसकी कहाँ पे हो रही थी, सुपरफिशियल इन्वायरनल लिम्फ नोड में सप्लाई हो रही होती है। और अबाउट द पेक्टिनेट लाइन में इंटरनल हेमराइड एडिनोकार्सिनोमा कॉमन होता है और नॉट पेनफुल होते हैं, जो भी सिचुएशन इंटरनल हेमराइड। तो जब बिलो द पेक्टिनेट लाइन एक्सटर्नल हेमराइड जनरल फिशर और स्क्विमस सेल कार्सिनोमा होता है, ये पेनफुल कंडीशन होती है। ठीक है, लिवर टिश्यू आर्किटेक्चर में, लिवर टिश्यू आर्किटेक्चर में अगर मैं बताऊँ तो एमसीक्यूज आया हुआ था इसका फेबर टाइम में, इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर के लिहाज से बस देख लें जोन के हवाले से। जोन का एमसीक्यू आता है, जोन वन जो है पेरिफेरल जोन होता है, ये देखें, ये है जोन वन, ये पेरिफेरल जोन बनता है, ये जोन टू है और ये जोन थ्री है। तो यहाँ पे देखें ये वाला जोन वन बनेगा और यहाँ पे ये वाला जोन मिड वाला जोन टू और यहाँ पे ये जोन थ्री बनेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये एरो से भी शो हो रहा है कि ये देखें, ये ब्रांचेस ऑफ वेन है, ब्लड इधर से इधर को जा रहा है, इधर से इधर को जा रहा है साइनोसाइड। और ये यहाँ पे ब्लड फ्लो इस तरफ को आ रहा होता है और बाइल फ्लो ऑपोजिट आ रहा होता है, ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। और यहाँ पे ये देखें कि पेरिफेरल जोन में क्या होता है, अफेक्टेड इससे होता है प्राइमरी, इसमें इफेक्ट फर्स्ट बाय द वायरल हेपेटाइटिस। अब ये जो जोन वन है ये वाला है, इसमें ब्लड ब्लड वहां पे होता है और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये फर्स्ट पोर्शन है जो इफेक्ट होता है वायरल हेपेटाइटिस में। बेस्ट ऑक्सीजनेटेड पोर्शन है, मोस्ट रेजिस्टेंट टू द कैपिलरी सर्कुलेटरी कंप्रोमाइज की, सर्कुलेटरी कंप्रोमाइज अगर हो भी जाए तो कहीं ना कहीं से, क्योंकि डुअल ब्लड सप्लाई है। लेट्स सपोज यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, इसको नजर आ जाएगा, यहाँ पे देखें अगर लेट्स सपोज ये ब्लॉक हो गया है, ये ब्लॉक हो गया यहाँ पे, तो इससे ब्लड सप्लाई भी मेंटेन है। लेट्स सपोज यहाँ पे ब्लॉक हो गया किसी भी वजह से, तो ये वाली ब्लड सप्लाई मेंटेन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसने यही कहा है कि मोस्ट ऑक्सीजनेटेड पोर्शन है ये, तो जो बेस्ट ऑक्सीजनेटेड पोर्शन है, क्वेश्चन यही आता है, बेस्ट ऑक्सीजनेशन कौन सी जोन में हो रही होती है, या बेस्ट सर्कुलेटरी कहाँ पे सर्कुलेशन कहाँ पे, या फिर कौन सा ऐसा जोन है जो सर्कुलेटरी कंप्रोमाइज के लिए रेजिस्टेंट होता है, तो जोन वन है। इंजेस्टेड टॉक्सिन्स यहाँ पे आते हैं क्योंकि ब्लड यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा होता है। उसके बाद जोन टू इंटरमीडिएट जोन येलो फीवर में इफेक्ट होता है। उसके बाद जोन थ्री पेरी सेंट्रल, यानी कि ये सेंट्रल वेन है, इसके इर्द गिर्द जो है उसे पेरी सेंट्रल या सेंट्रल लोबुलर कहते हैं, इफेक्ट होता है फर्स्ट बाय इस्कीमिया से, ये इफेक्ट होता है क्योंकि यहाँ पे ये देखिए ये नैरो डाउन हो जाती हैं चीजें। तो ये फर्स्ट इस्कीमिया से इफेक्ट होता है और ये लीस्ट ऑक्सीजनेटेड पोर्शन होता है। इसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ साइटोक्रोम बी450 होती है और मोस्ट सेंसिटिव होता है टॉक्सिन से, क्योंकि एक तो यहाँ पे इस्कीमिया होता है, लीस्ट ऑक्सीजनेटेड पोर्शन होता है, और यहाँ पे दूसरा क्या होता है कि मेटाबॉलिक टॉक्सिन जो इसमें CCl4 रिफेम्पिसिन एसिटामाइनोफेन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस से। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस से जोन थ्री इफेक्ट होता है क्योंकि अल्कोहल क्या है, टॉक्सिन है। और यहाँ पे जो जोन वन में है वो वायरल हेपेटाइटिस इफेक्ट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जोन वन और जोन थ्री का। दूसरा है ऑक्सीजनेटेड और लीस्ट ऑक्सीजनेटेड का क्वेश्चन या परफ्यूजन का क्वेश्चन आता है इसके इस यहाँ पे इसका लीवर का, इसलिए ये मैंने आप लोग को बता दिया थोड़ा सा। तो उसके बाद ये अब यहाँ पे जो है, इसमें ये जो गैस्ट्रो रेगुलेटरी सब्सटेंस है इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, इसलिए मैं ये आप लोगों को रिवाइज करवा देती हूँ साथ में। तो इसमें गैस्ट्रिन जो है, गैस्ट्रिन क्या करता है, गैस्ट्रिन एस सेल से आता है। गैस सेल्स कहाँ पे होते हैं, एंटरम ऑफ स्टमक पे होते हैं। एक्शन, इसके एक्शन और रेगुलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो काइंडली माइक ऑफ कर लें सारे लोग। इसके एक्शन क्या होता है, इंक्रीज करता है गैस्ट्रिक हाइड्रोजन सिक्रेशन को, इंक्रीज करता है। ये जो मैं पॉइंट बता रही हूँ ये एमसीक्यूज पॉइंट है और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, हाइजीन पॉइंट है। बाकी जो चीजें स्किप कर रही हूँ वो अपने आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें इस बुक में इंपॉर्टेंट है या बाकी पास पेपर में आई हुई है, रफी में लिखी हुई है या डबल ए में लिखी हुई है, वो मैं चीजें बता रही हूँ। ठीक है,
चले हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे रेगुलेटरी सब्सटेंस गैस्ट्रिन है। गैस्ट्रिन कहाँ से आ रहा होता है? जी सेल से आ रहा होता है। एमसीक्यू जाता है कि जी सेल से कौन सा सब्सटेंस आ रहा होता है रेगुलेटरी सब्सटेंस, तो और गैस्ट्रिन आ रहा होता है। उसके बाद है जी सेल का एक्शन क्या होता है? इंक्रीज करता है गैस्ट्रिक हाइड्रोजन सिक्रीशन को, इंक्रीज करता है ग्रोथ ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, इंक्रीज करता है गैस्ट्रिक मोटिलिटी को। सिर्फ ओनली रेगुलेटरी सब्सटेंस है जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा की ग्रोथ को इंक्रीज करता है, वो है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिक की एसिड की सिक्रीशन ज्यादा करवाता है, उसके बाद गैस्ट्रिक मोटिलिटी को ज्यादा करवाता है। उसके बाद इसकी रेगुलेशन का एमसीक्यू आता है कि रेगुलेशन कैसे हो रही होती है? जब फूड लेते हैं तो स्टमक डिस्टेंशन होती है, गैस्ट्रिन सेक्रेट होता है, या अल्कलाइनाइजेशन या अमाइनो एसिड। मोस्ट इंपोर्टेंट ये अमाइनो एसिड या पेप्टाइड जब लेते हैं तो उसमें उससे गैस्ट्रिन की सिक्रेशन हो रही होती है। दूसरा इसमें रेगुलेशन वेगल स्टिमुलेशन के थ्रू भी हो रही होती है। वेगल स्टिमुलेशन के थ्रू कैसे हो रही होती है? वाया जीआरपी लीजिंग गैस्ट्रिन लीजिंग पेप्टाइड के थ्रू हो रही होती है। ये अप रेगुलेशन करवाने वाले सारे थे कि स्टमक डिस्टेंशन, अल्कलाइनाइजेशन, अमाइनो एसिड, वेगल स्टिमुलेशन सारे अप रेगुलेशन करवाते हैं। डाउन रेगुलेशन जब स्टमक की पीएच लेस देन 1.5 हो जाए तो तब गैस्ट्रिन कम हो जाता है। उसके बाद है जब हम क्रोनिक पीपीआई यूज करते हैं तो क्या होता है? गैस्ट्रिन ज्यादा हो जाता है। और इंक्रीज इन गैस्ट्रिन कब ज्यादा होता है? क्रोनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हो उसमें भी ज्यादा हो जाता है। ज़ोलिंगर एल्चिन सिंड्रोम या गैस्ट्रिनोमा में इसकी सिक्रेशन बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद स्मेटोस्टेटिन। स्मेटोस्टेटिन डी सेल से आता है। स्टेटिन से याद रखें कि ये क्या करता है? सारी चीजें काम करता है, स्टैटिक करता है। डी सेल्स कहाँ पे? पैंक्रियाटिक आइलेट्स और जीआई म्यूकोसा से आता है। इसमें क्या है कि ये गैस्ट्रिक एसिड एंड पेप्सिनोजन की सिक्रीशन को कम करता है, पैंक्रियाटिक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन फ्लूइड सिक्रीशन को कम करता है, गॉल ब्लैडर के कंट्रैक्शन को कम करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन के रिलीज को कम करता है। अब इसमें ये देखेंगे गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन और पेप्सिन की सिक्रीशन को कम करता है कि एसिडिटी को कम करता है। पैंक्रियाटिक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन फ्लूइड सिक्रीशन को भी कम करता है। गॉल ब्लैडर कंट्रैक्शन को कम करने का मतलब ये है कि गॉल ब्लैडर को रिलैक्स करता है ताकि गॉल ब्लैडर की सिक्रीशन गॉल ब्लैडर में ही रहे। तो ये गॉल ब्लैडर की कंट्रैक्शन कम करता है कि गॉल ब्लैडर की सिक्रीशन को कम करता है, उसके सिक्रीशन जो रिलीज होनी होती है उसको कम करता है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन के रिलीज को भी कम करता है। यहाँ पे एमसीक्यू जाता है स्मेटोस्टेटिन का फंक्शन। इसमें से एक गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन कम होना, पेप्सिनोजन की सिक्रीशन कम होना, दूसरा पैंक्रियाटिक सिक्रीशन ज्यादा होना, इस तरह के पार्ट्स दिए हुए थे। तो उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है कि गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को कम होना। उसके बाद है रेगुलेशन क्या होती है? इंक्रीज बाय एसिड से होती है और वेगल स्टिमुलेशन से इसकी सिक्रीशन कम होती है। जबकि यहाँ पे देखें स्मेटो गैस्ट्रिन में हमने देखा था कि वेगल स्टिमुलेशन से इसकी अप रेगुलेशन होती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्मेटोस्टेटिन की डाउन रेगुलेशन होती है बाय वेगल स्टिमुलेशन से। उसके बाद है एक्टीरियोटाइड इज एनालॉग यूज्ड टू ट्रीट द एक्टोमेगाली कार्सिनोइड सिंड्रोम लिम्फोमा एंड वेरिसियल ब्लीड। वेरिसियल ब्लीड में हम एक्टीरियोटाइड देते हैं क्योंकि ये स्मेटोस्टेटिन लाइक एक्शन करता है, और ये स्टेटिन का जब एक्शन करता है तो ये गैस्ट्रिक एसिड सारी सिक्रीशंस को कम कर रहा होता है, इसलिए वेरिसियल ब्लीड भी कम हो जाती है इस तरह। और एक्टोमेगाली में भी हमने ग्रोथ हार्मोन के ब्लीड को कम करने के लिए हम स्मेटोस्टेटिन देते हैं। सिंथेटिक जो है स्मेटोस्टेटिन वो एक्टीरियोटाइड है। उसके बाद कोलिसिस्टोकाइनिन मोस्ट इंपोर्टेंट है। बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं कि आता कहाँ से? आई सेल से आता है, ड्यूटेरियम एंड जूजिनम में होते हैं। क्या फंक्शन क्या है इसकी? पैंक्रियाटिक सिक्रीशन ज्यादा करवाता है, गॉल ब्लैडर की कंट्रक्शन करवाता है। गॉल ब्लैडर की कंट्रक्शन करवाने का मतलब यह है कि गॉल ब्लैडर की सिक्रीशंस के रिलीज को ज्यादा करता है ये। उसके बाद गैस्ट्रिक एम्पटी को कम करता है। गैस्ट्रिक एम्पटी को कम करने का मतलब ये है कि गैस्ट्रिक फूड को ज्यादा देर स्टे करवाता है। उसके बाद इंक्रीज स्फिंक्टर ऑफ डाई रिलैक्सेशन, ये यानी कि पीछे से गॉल ब्लैडर को कंट्रैक्ट करता है। उसके बाद स्फिंक्टर ऑफ डाई के रिलैक्सेशन को इंक्रीज करता है कि स्फिंक्टर को लूज करता है ताकि सिक्रीशन गॉल ब्लैडर के सिक्रीशन स्फिंक्टर ऑफ डाई के थ्रू ड्यूडेनम में आ जाए। और इसकी रेगुलेशन किसके थ्रू होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कोलेसिस्टोकाइनिन की रेगुलेशन फैटी एसिड के थ्रू हो रही होती है। उसके बाद है अमाइनो एसिड। फर्स्ट इसका ऑप्शन होगा जहाँ पे फैटी एसिड हो गया वहां पे फैटी एसिड को प्रेफर करेंगे अगर अमाइनो एसिड और फैटी एसिड दोनों हो। अगर फैटी एसिड भी नहीं है देन हम अमाइनो एसिड को कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें फैटी एसिड है। एंड सो द न्यूरोनल मस्कुलिनिक पाथवे काज द पैंक्रियाटिक सिक्रीशन, यानी कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन न्यूरोनल मस्कुलिनिक पाथवे के थ्रू पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। उसके बाद सेक्रेटन। सेक्रेटन कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा होता है? एस सेल्स ऑफ ड्यूडेनम से आ रहा होता है। पैंक्रियाटिक बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन को ज्यादा करता है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोलिसिस्टोकाइनिन पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को करवाता है। अब यहाँ पे एमसीक्यू में पूछा जाए, आंखें खोल के पढ़ के आप लोगों ने एमसीक्यू सॉल्व करने के, जहाँ पे उसने लिखा हो पैंक्रियाटिक बाइकार्बोनेट सिक्रीशन है तो देन कौन सा हार्मोन कौन सा रेगुलेटरी सब्सटेंस आएगा? सेक्रेटन आएगा। तो पैंक्रियाटिक बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन कौन इंक्रीज करवाता है? सेक्रेटन करवाता है। गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन कम कौन करवाता है? सेक्रेटन करवाता है। और बाइल की सिक्रीशन को ज्यादा करवाता है। अब जहाँ पे गॉल ब्लैडर की कंट्रक्शन का क्वेश्चन होगा वहां पे कोलिसिस्टोकाइनिन आएगा। जहाँ पे उसने बाइल का वर्ड यूज किया होगा वहां पे बाइल के सिक्रीशन को ज्यादा करवाना है सेक्रेटन है। तो ये वर्ड गेम होती है। बार दफा हम जिस चीज को माइंड में होते हैं उस चीज को गौर से देख नहीं रहे होते, जस्ट ये देख लेते हैं कि ये पैंक्रियाज के रिलेटेड एमसीक्यूज है, ये कोलिसिस्टोकाइनिन का एमसीक्यूज है, तो इसमें सारी चीजें मिक्स कर लेते हैं। तो इसलिए ये सारे पॉइंट्स अलग अलग आप लोगों ने माइंड में रखे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं है, मुझे बता दें। चीजें समझ आ रही हैं?
चैट में आंसर करें क्योंकि सारे लोग वो है, म्यूट पे हैं। चले ठीक है, बस इसी स्पीड से चलते हैं ताकि मैक्सिमम चीजें हम कवर कर पाए। उसके बाद है सेक्रेटन, हमने कल ही सेक्रेटन बाय एसिड से रेगुलेट होता है, फैटी एसिड इन द ल्यूमन ऑफ ड्यूटीनम, यानी कि जो फैटी एसिड ल्यूमन ऑफ ड्यूटीनम में होते हैं उस टाइम में सेक्रेटन आता है। और उसके बाद में बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज करता है गैस्ट्रिक एसिड, क्योंकि जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं वो कब फंक्शन करते हैं, जब अल्कलाइन पीएच हो, तो इसलिए सेक्रेटन क्या करता है, ड्यूटीनम में जब फैटी एसिड आ जाते हैं तो पैंक्रियाटिक बाइकार्बोनेट को रिलीज करवाता है, ताकि जो गैस्ट्रिक एसिड से, सॉरी, जो स्टमक से एसिड आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज किया जाए और अल्कलाइन मीडियम प्रोड्यूस पैदा हो, ताकि पैंक्रियाटिक एंजाइम्स फंक्शन कर सके। उसके बाद है ग्लूकोज इंडिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड के साथ ड्यूटीनम और जीजीनम से आते हैं। अब इसमें एक्सोक्राइन जो एक्शन होता है, इसमें इसमें गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को कम करते हैं, गैस्ट्रिक हाइड्रोजन की सिक्रीशन को कम करते हैं, और एंडोक्राइन एक्शन में इंसुलिन के लिए इसको ज्यादा करवाते हैं। जीआईपी ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। इसीलिए जब पेशेंट को हम ऑरल ग्लूकोज और आईवी ग्लूकोज पे कंपेयर करते हैं कि किसके थ्रू इंसुलिन ज्यादा रिलीज हो रही होती है, तो ओरल ग्लूकोज के थ्रू ज्यादा हो रही होती है। ओरल ग्लूकोज के थ्रू ज्यादा हो रही होती है, ओरल ग्लूकोज स्टमक में जाता है, स्टमक से ड्यूडेनम और जेजुनम में जाता है, के सेल से ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड एक्टिव होता है, जिसकी वजह से इंसुलिन का सिक्रेट ज्यादा होता है, इंसुलिन का रिलीज ज्यादा होता है। जब हम पेशेंट को आईवी ग्लूकोज दे देंगे तो उसके उसके रिजल्ट में क्या होगा, जीआईपी ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड एक्टिव नहीं होगा और इंसुलिन की सिक्रेशन ज्यादा नहीं होगी। इसलिए जब भी आईवी ग्लूकोज देते हैं तो इंसुलिन की जो रिलीज होता है वो कम रिलीज होता है एज कम्पेयर टू उतनी ही क्वांटिटी में अगर हमने ओरल ग्लूकोज दिया हुआ हो। इसकी रेगुलेशन फैटी एसिड के, अमीनो एसिड और ओरल ग्लूकोज तीनों के थ्रू हो रही होती है। तो इसमें मेन जो है फैटी एसिड है, उसके बाद ओरल ग्लूकोज है। उसके बाद है मोटिलिन। मोटिलिन कहाँ से आ रहा होता है, मोटिलिन स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रहा होता है, प्रोड्यूस करता है माइग्रेटरी मोटर, प्रोड्यूस करता है माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करता है, और ये इंक्रीज होता है फास्टिंग स्टेट में। मोटिलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट आर यूज्ड टू स्टिमुलेट द इंटेस्टाइनल पेरिस्टालिसिस, यानी कि मोटिलिन क्या करता है, पेरिस्टालिसिस करवाता है। अब हमने मोटिलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट देने होते हैं, सॉरी, मोटिलिन क्या कर रहा होता है, पेरिस्टालिसिस को कम कर रहा होता है, हम मोटिलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट देते हैं ताकि स्टिमुलेट हो सके इंटेस्टाइनल पेरिस्टालिसिस। ये अपोजिट हो गया हमारा। मोटिलिन पेरिस्टालिटिक वेव्स को ज्यादा करता है, स्टिमुलेट करता है, सॉरी इसको कम नहीं कर रहा होता है, ये मैं मिक्स यहाँ पे मिक्स हो गया कि मोटिलिन स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये बिटवीन द फूड यानी कि बिटवीन द मील्स प्रोड्यूस हो रहा होता है, या फास्टिंग स्टेट में प्रोड्यूस हो रहा होता है, पेरिस्टालिटिक एक्टिविटी को ज्यादा करता है। ठीक है। और मोटिलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट को हम इंटेस्टाइनल पेरिस्टालिसिस को एक्टिव करने के लिए, ज्यादा उसको फास्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद है वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन स्फिंक्टर ब्लैडर और स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रहा होता है। इंपॉर्टेंट इसका यह है कि इसका क्वेश्चन आता होता है, इंक्रीज इंटेस्टाइनल वाटर इलेक्ट्रोलाइट सिक्रीशन ज्यादा करवाता है और रिलैक्स करता है इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल एंड स्फिंक्टर्स को। तो इसमें वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड जब स्फिंक्टर ऑफ इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल एंड इसको रिलैक्स करता है, तो इसका क्या मतलब होता है कि ये फूड को इजीली पास होने में हेल्प करता है। तो इसमें ये दो इसके फंक्शन है कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की सिक्रीशन करवाता है, यानी कि वो ल्यूमन में सिक्रीट होते हैं, और रिलैक्स करवाता है इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल और स्फिंक्टर्स को। इसकी मतलब प्रोड्यूस कब हो रहा होता है, डिस्टेंशन एंड वेगल स्टिमुलेशन से, और डिक्रीज किससे होता है, एड्रेनर्जिक इनपुट से। वाइपोमा में क्या होता है कि नॉन अल्फा नॉन बीटा आइलेट पैंक्रेटिक सेल दैट सेक्रेट द वीआईपी सेक्रेट होते हैं, एसोसिएट करते हैं वाटरी डायरिया हाइपोकैलेमिया इक्लोरोहाइड्रिया के साथ करता है, वार्डा वडा सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं, या WBH। उसके बाद है नाइट्रिक साइड स्मूथ मसल रिलैक्सेशन करवाता है, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन को भी कम करता है, और लॉस ऑफ नाइट्रिक साइड सिक्रेशन इम्प्लीकेटेड इन इंक्रीज लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर टोन ऑफ एक्लेजिया। एक्लेजिया में होता है, मुझे ये टॉपिक है, एक्लेजिया उसमें एक्सप्लेन हो जाएगा। ये रेलिन स्टमक से प्रोड्यूस हो रहा होता है, एपेटाइट को ज्यादा करता है, फास्टिंग स्टेट में ज्यादा होता है, और ये कम कब होता है, जब हम फूड लेते हैं। और पार्टिक सिंड्रोम माइटोकॉन्ड्रियल सिंड्रोम होती है, उसमें ज्यादा होता है, या फिर गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, सॉरी, जिस पेशेंट की हुई हो उसमें क्या होता है, ये कम हो जाता है। आप यहाँ पे चलेंगे भी कर लेते हैं, उस तरह तो पूरा GIT वो हो जाएगा।
उसके बाद है गैस्ट्रिक एसिड। गैस्ट्रिक एसिड कहाँ से आ रहा है? स्टमक में पेराइटल सेल होते हैं, वहां से प्रोड्यूस हो रहा होता है। एक्शन ऑफ स्टमक की पीएच को कम करता है। रेगुलेशन किससे होती है? हिस्टामिन से होती है, वेगल स्टिमुलेशन से होती है। वेगल स्टिमुलेशन में एसिटाइलकोलिन आता है, इसके सिक्रेशन को ज्यादा करवाता है। गैस्ट्रिन से ज्यादा होती है। और कम किससे हो रही होती है? हमने पीछे भी पढ़ा, सोमैटोस्टेटिन मोस्ट इंपोर्टेंट है जो इसके सिक्रेशन को कम कर रहा होता है। उसके बाद जीआईपी है, उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेशन है। ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन, अगर पेराइटल सेल की ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाए तो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस और पर्निशियस एनीमिया आ जाता है। ये हेमाटोलॉजी में भी हम पढ़ेंगे। जब पेराइटल सेल के अगेंस्ट ऑटोइम्यून एंटीबॉडीज आ जाती है, ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाती है पेराइटल सेल की, तो वहां से क्या होता है? पेराइटल सेल से गैस्ट्रिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं आ रहा होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर के थ्रू क्या होना होता है? विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन होनी होती है। और जब इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं आता पेराइटल सेल की डिस्ट्रक्शन की वजह से, विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होता और पेशेंट को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। और उस एनीमिया को फिर हम पर्निशियस एनीमिया कहते हैं, क्योंकि वो ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पेराइटल सेल से आया है। बाकी जो भी काज होगी उसमें, अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी किसी और भी वजह से, तो हम उस एनीमिया को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, पर्निशियस एनीमिया नहीं कहते। उसके बाद इंट्रिंसिक फैक्टर, ये भी पेराइटल सेल ऑफ स्टमक से आ रहा था। विटामिन B12 डिपेंडेंट प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर B12 अपटेक इन द टर्मिनल आइलियम। अब यहाँ पे क्या होता है? विटामिन B12 बाइंडिंग प्रोटीन इंट्रिंसिक फैक्टर है, वो कहाँ से आ रहा होता है? पेराइटल सेल से, और उसके साथ बाइंड करके कहाँ पे अपटेक हो रही थी? टर्मिनल आइलियम में। बाकी सेम है। इसका पेप्सिन कहाँ से आ रहा होता है? चीफ सेल से आ रहा होता है। यही इसके लोकेशन के एमसीक्यूज आ जाते हैं कि कौन सी चीज कहाँ से आ रही है और क्या उसका एक्शन होता है और रेगुलेशन क्या है। ये एमसीक्यूज मतलब जीआईटी के आते होते हैं। प्रोटीन डाइजेशन करवाते हैं, एक्शन इंक्रीज होती है वेगल स्टिमुलेशन से या लोकल रिसर्च से पेप्सिन के सिगरेट ज्यादा हो जाता है। इसमें पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म होती है, कन्वर्ट किसमें हो जाती है? पेप्सिन में, इन द प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस में? हाइड्रोजन आयन के प्रेजेंस में। बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट कहाँ से आ रहा होता है? म्यूकोजल सेल। कहाँ पे म्यूकोजल सेल होते हैं? स्टमक, ड्यूडेनम, सलाइवरी ग्लैंड, पैंक्रियास से होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रूनर ग्लैंड का क्वेश्चन आता है। ब्रूनर ग्लैंड कहाँ पे होते हैं? वहाँ बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ड्यूडेनम में। क्योंकि बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन का इतना ज्यादा वैसे माइंड में नहीं होता। सारी चीजें पढ़ते हुए हमने छोटे होते बचपन से ये चीज पढ़ी हुई, गैस्ट्रिक एसिड, इंट्रिंसिक फैक्टर, पेप्सिन स्टमक से आ रहा था। लेकिन बाइकार्बोनेट का हमें ये आइडिया नहीं होता कि वो ब्रूनर ग्लैंड एक होते हैं, जिसे ब्रूनर ग्लैंड भी कहते हैं, ड्यूडेनम में होते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड को। उसकी रेगुलेशन कब होती है? कि इंक्रीज बाय द पैंक्रियाटिक एंड बिलियरी सिक्रीशन विद द सिक्रेटन। सिक्रेटन से जब पैंक्रियाटिक और बिलियरी सिक्रीशन ज्यादा होती है तभी बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन ज्यादा होती है। और ट्रैप्ड इन द म्यूकस दैट कवर द गैस्ट्रिक एपिथेलियम, के जो म्यूकस होता है ना, ये देखें, ये गैस्ट्रिक एपिथेलियम है, यहाँ पे जो म्यूकस होगा उसमें बाइकार्बोनेट ट्रैप होगा। क्योंकि अगर यहाँ यहीं पे HCl प्रोड्यूस होकर ल्यूमन में आ रहा है, और अगर वही HCl इस एपिथेलियम पे एक्ट करना शुरू कर दे, तो यहाँ पे तो अल्सरेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए उस जो म्यूकोजा होता है उसमें उस म्यूकस सेल्स होते हैं, वहां से क्या प्रोड्यूस हो रहा होता है? म्यूकस सेल से बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस हो रहा होता है। जो एसिड यहाँ से, मैं आप लोगों को वैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझा रही हूँ, जो एसिड क्लास को, जहाँ पे जो एसिड है, ये ल्यूमन हम समय के समझ लेते हैं। यहाँ पे जो HCl है, वो अगर यहाँ पे आएगा भी, तो यहाँ पे इसके साथ क्या है? ये म्यूकस समझ लें, यहाँ पे क्या है? बाइकार्बोनेट है। तो इस बाइकार्बोनेट के साथ ये दोनों चीजें न्यूट्रलाइज हो जाएंगी और एपिथेलियम पर अटैक हो जाएगी। ये होता है, इसलिए इसने कहा कि ट्रैप्ड इन म्यूकस होता है बाइकार्बोनेट गैस्ट्रिक एपिथेलियम है। ये इसका कंसेप्ट है। और उसके बाद पैंक्रेटिक सिक्रीशन देख लेते हैं। पैंक्रेटिक सिक्रीशन आइसोटोनिक फ्लो होता है पैंक्रेटिक सिक्रीशन में। कौन सा अगेन समझा दूं? अच्छा, चले मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ये स्टमक है, स्टमक बनाना ही पड़ना है। अब ये स्टमक है, ये स्टमक के पेराइटल सेल है। यहाँ से क्या आ रहा है? यहाँ से HCl आ रहा है, और ये ल्यूमन में आ गया। हमें पता है एसिड आ रहा होता है। और यहाँ पे फिर, और यहाँ पे क्या है? यहाँ दूसरे सेल्स हैं, ये सेल है, ये सेल है। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? यहाँ पे और म्यूकस है, यहाँ पे पूरी म्यूकस की लेयर है, थिक म्यूकस की लेयर है, हमें पता है स्टमक में होती है। और यहाँ पे इस म्यूकस में क्या चीज है? इस म्यूकस में HCl3 है, बाइकार्बोनेट है। और ये इस HCl, जब ये इसके साथ स्टमक की एपिथेलियम है, अगर ये HCl आएगा तो हमें पता है ये एपिथेलियम को इरोड करेगा, यहाँ से अल्सरेशन होती रहेगी, वो तो पूरा परफोरेट भी हो जाएगा। इसलिए ये अल्लाह ने मैकेनिज्म रखा है कि इस म्यूकस में बाइकार्बोनेट आता है। जो HCl इस म्यूकस लेयर में आता भी है, वो इस बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर HCl और HCl3
यानी कि यहाँ पे बाइकार्बोनेट क्या है, एसिड, सॉरी बाइकार्बोनेट क्या है, एक अल्कली है, बेस है, और ये एसिड है, दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाती हैं और इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, इसलिए एपिथेलियम प्रिजर्व हो जाती है। अगर बाइकार्बोनेट ना होते तो अल्सर ने सॉरी एसिड ने इसको अल्सरेट करके परफोरेशन ही हो जाती। ये अल्लाह का निजाम है, कुदरत है। कंसेप्ट समझ आ गया होना है अब आपको। चले, थैंक यू, आगे चलते हैं हम। इसमें पैंक्रियाटिक सिक्रीशन जो है, पैंक्रियाटिक सिक्रीशन आइसोटोनिक फ्लो होता है इसका। और इसका क्या है कि फ्लो और क्लोराइड की कंसंट्रेशन आपस में इनवर्स रिलेशन होते हैं, कि जब भी लो फ्लो होगा तो हाई क्लोराइड होगा, अगर हाई सिर्फ इसमें क्लोराइड में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं फ्लो और क्लोराइड, और फ्लो और बाइकार्बोनेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कि जब भी हाई फ्लो होगा बाइकार्बोनेट हाई होंगे, लो फ्लो होगा तो क्लोराइड हाई होंगे। तो क्लोराइड और फ्लो रेट जो है वो इनवर्सली है, और फ्लो रेट और बाइकार्बोनेट डायरेक्टली है। अल्फा एमाइलेज, पैंक्रियाटिक सिक्रीशन में अल्फा एमाइलेज एंजाइम में स्टार्च डाइजेशन करवाता है और सिक्रीट होता है एक्टिव फॉर्म में। लाइपेजेस फैट डाइजेशन करवाते हैं, प्रोटीएजेस प्रोटीन डाइजेशन करवाते हैं। प्रोटीएजेस में क्या चीज होती है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इलास्टेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये सारे प्रोटीज में आते हैं। ये प्रो एंजाइम फॉर्म में, जाइमोजिन फॉर्म में सिक्रीट होते हैं, और ये डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड डिग्रेड होते हैं विद इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा बाय द इंटरसेलुलर प्रोसेस। अब इसमें ये कि डाइपेप्टाइड, जो ट्राइपेप्टाइड है ये ल्यूमन में नहीं, ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में इंट्रासेलुलर प्रोसेस के थ्रू ये डिग्रेड हो रहे होते हैं। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिव फॉर्म में कौन लेके जाता है, कन्वर्टेड टू द एक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिन एक्टिवेशन अदर एंजाइम क्लीविंग द एडिशनल ट्रिप्सिनोजन मॉलिक्यूल्स इनटू द एक्टिव ट्रिप्सिन। यानी कि इसमें क्या होता है कि एक एक्टिव एंजाइम है, ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन थोड़ा सा बन गया, वो क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू मजीद जो ट्रिप्सिनोजन होगा उसको भी एक्टिव कर देगा, तो इसको कहते हैं ये पॉजिटिव फीडबैक लूप है। और इसमें क्या होता है, ट्रिप्सिन बाय द एंटेरोकाइनेज, एंटेरोपेप्टाइडेज एक एंजाइम है, कहाँ से आ रहा होता है, ब्रुश वाटर ऑफ ड्यूडिनल एंड ड्यूडिनल म्यूकोसा में ब्रुश वाटर एंजाइम होते हैं जिसे हम एंटेरोकाइनेज या एंटेरोपेप्टाइडेज कहते हैं, उसके थ्रू आ रहा होता है। और वो कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिनोजिन, सॉरी ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे एमसीक्यू आ रहे होते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें, कि ओनली मोनोसेक्राइड ग्लूकोज ग्लैक्टोज फ्रुक्टोज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द एंटेरोसाइट्स, यानी कि ग्लूकोज ग्लूकोज ये मोनोसेक्राइड सारे एंटेरोसाइट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज आर टेकन बाय, यानी कि ग्लूकोज और इसमें ग्लैक्टोज SCL T1 सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर जो होते हैं, जैसे सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर है उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। फ्रक्टोज है सैलिटेटेड डिफिजन हो रहा होता है, किसके थ्रू, ब्लड पाइप के थ्रू हो रहा होता है। आर आर ट्रांसपोर्टेड बाय द आर आर ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड बाय ब्लड। तो उसमें देखें ये GIT ल्यूमन है, और ये यहाँ पे ब्लड है, तो ब्लड में जितना भी यहाँ पे ग्लूकोज सेल में आएगा वो किस में जा रहा होता है, ब्लड के थ्रू थ्रू ब्लड में जा रहा होता है। और यहाँ पे सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के थ्रू ग्लूकोज और ग्लैक्टोज सेल में आ रहा होता है, ब्लड पाइप के थ्रू फ्रक्टोज आ रहा होता है। उसके बाद है डिजाइलोस टेस्ट। ये हम मेल एब्जॉर्प्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए करते हैं। सिंपल शुगर दैट इज स्पेसिफिकली एब्जॉर्ब्ड इन द प्रोक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन। ये इनके डिजाइलोस, हम पेशेंट को जाइलोस देते हैं और उसमें देखते हैं कि उसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है नहीं हो रही है। ये पैसिवली एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जब भी ब्लड एंड यूरिन लेवल डिक्रीज विद म्यूकोजल डैमेज, जब म्यूकोसा डैमेज होगा हमें पता है तब तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होगी, तो डिजाइलोस एब्जॉर्ब नहीं होगा और उसका लेवल ब्लड और यूरिन में कम जाएगा। नॉर्मल अगर गैस्ट्रिक ग्लूकोजा नॉर्मल होगा तो डिजाइलोस एब्जॉर्ब हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वो स्मॉल ब्लड और यूरिन में उसका लेवल नॉर्मल होगा। इसलिए जब पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी होती है तब तो हमें पता है कि उसके डिजाइलोस की एब्जॉर्प्शन में कोई एंजाइम कोई हार्मोन कोई रेगुलेटरी सब्सटेंस एक्ट नहीं कर रहा होता। अगर गैस्ट्रिक ग्लूकोजा नॉर्मल है तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, अगर गैस्ट्रिक ग्लूकोजा एब्जॉर्ब नहीं नॉर्मल नहीं है तो एब्जॉर्ब नहीं होगा और वो यूरिन और ब्लड में नहीं जाएगा। तो इसलिए जब भी गैस्ट्रिक म्यूकोसा डैमेज होता है तो उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती। इसलिए जब उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती तो ब्लड और यूरिन में नहीं जाता, उसका लेवल कम हो जाता है। जबकि जब पैंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी होती है तब तो पैंक्रियाटिक एंजाइम नहीं होते, लेकिन गैस्ट्रिक ग्लूकोजा नॉर्मल होता है, और जब नॉर्मल ग्लूकोजा होता है तो उसकी नॉर्मल वैल्यू, उसका नॉर्मल लेवल जाता है यूरिन और उसमें ब्लड एब्जॉर्प्शन के थ्रू। आई होप तो समझ आ गई होगी। उसके बाद है विटामिन और मिनरल की एब्जॉर्प्शन। बस ये देखने कि आयरन कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा होता है, Fe2 फॉर्म में होता है, फेरस फॉर्म में कहाँ पे, ड्यूडिनम में एब्जॉर्ब हो रहा होता है, फोलेट एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रही है, स्मॉल बाउल में। और विटामिन B12 कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा होता है, टर्मिनल आइलियम में। इसके साथ दूसरी चीजें क्या है, टर्मिनल आइलियम में बाइल साल्ट्स हैं, एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कौन सा फैक्टर साथ होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर साथ रिक्वायर होता है। उसके बाद
पेयर पैचेज में ये है कि अनइनकैप्सुलेटेड लिम्फाइड टिश्यू होता है। इसका जो एमसीक्यू आता है ना वो ये आता है कि पेयर पैचेज होते क्या है, अनइनकैप्सुलेटेड लिम्फाइड टिश्यू होते हैं। और ये होते कहाँ पे हैं, इसकी लोकेशन क्या है। गट के कौन से पोर्शन में होते हैं, आइलियम में होते हैं। और कहाँ पे होते हैं, लैमिना प्रोपिया सबम्यूकोसा में होते हैं। ये भी पीछे बायल वाला भी इम्पोर्टेंट था, खैर उसको छोड़े, आगे में पैथोलॉजी का। इसमें हाँ पैथोलॉजी में बैरेट एस्पिगस इम्पोर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। बैरेट एस्पिगस क्या है, स्पेशलाइज्ड इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया। इसमें रिप्लेसमेंट हो जाती है कि इसकी नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की इंटेस्टाइनल एपिथेलियम नॉन सिलेटेड कलमनर एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल्स के साथ। डिस्टल एस्पिगस में, डिस्टल एस्पिगस में क्या होता है कि नॉन केराटिनाइज्ड, नॉर्मली क्या होता है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, और वो किसके साथ चेंज हो जाती है, नॉन सिलेटेड कलमनर एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल्स के साथ चेंज हो जाती है। और क्यों होती है, जब क्रोनिक पेशेंट को गट रहे, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज रहे कि यहाँ से कंटिन्यूस लीवर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, लोरेस फेशियल स्फिंक्टर पे नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किसके साथ चेंज हो जाएगी, कोलमनर एपिथेलियम के साथ। एसोसिएट करता है एसोफेजियल इसका एडेनोकार्सिनोमा। तो वेरस एसोफेगिस के साथ कौन सा कार्सिनोमा इंक्रीज होता है, स्क्वेमस कार्सिनोमा नहीं एडेनोकार्सिनोमा। ये एमसीक्यू आता है। दूसरा ये पूछा जाता है कि इसमें एपिथेलियम कौन सी किसके साथ चेंज हुई है। उसके बाद इसका एसोफेजियल कैंसर और एकलेजिया का डिफरेंशिएशन करना होता है अपने स्ट्रक्चर का, जिसमें ये देखेंगे टिपिकली प्रेजेंट विद प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया फर्स्ट सॉलिड देन लिक्विड। जब पेशेंट को ट्यूमर डेवलप हो रहा था तो पहले उसको सॉलिड के साथ डिस्फेजिया होता है क्योंकि सॉलिड नहीं खा पा रहा होता, उसके बाद वो लिक्विड भी नहीं खा पा रहा होता और वेट लॉस के साथ कंप्लेंट होती है पेशेंट की। तो ये बात है। उसके बाद है एग्रेसिव कोर्स ड्यू टू लेक ऑफ सिरोजा इन द एसोफेजियल वॉल। एसोफेगस वॉल में सिरोजा नहीं होता, इसकी वजह से इसकी एग्रेसिव मतलब एग्रेसिवली ये मेटास्टेसाइज कर जाता है, फैल जाता है। इसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट उसने ये दिया हुआ था कि उसने फर्स्ट प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया, पहले वो सॉलिड फूड नहीं ले पा रहा था, उसको उसके लिए डिफिकल्टी हो रही थी। देन अगेन अब उसको प्रोग्रेसिवली विद द 6 ईयर विद द 10 ईयर उसको लिक्विड भी नहीं ले पा रहा, तो हम कहेंगे कि ये एसोफेजियल कैंसर है। और एसोफेजियल कैंसर ये एमसीक्यू जाता है कि अपर 2/3 में कौन सा आता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा आता है, लोअर 1/3 में कौन सा आता है, एडिनोकार्सिनोमा आता है। रिस्क फैक्टर के साथ इसका क्वेश्चन आता है, रिस्क फैक्टर कोई ना कोई मेंशन होता है कार्सिनोमा के साथ। तो अल्कोहल, हॉट लिक्विड, पॉजिटिव स्ट्रक्चर, स्मोकिंग, एकलेजिया, नाइट्रोजमाइड फूड जो होती है, ये सारे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होते हैं। और एडिनोकार्सिनोमा में क्या होता है, एडिनोकार्सिनोमा में क्रॉनिक गट, बैरेट एसोफेगस, ओबेसिटी, टोबैको स्मोकिंग होती है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज है इम्पोर्टेंट, यहाँ पे ये पॉइंट है कि बर्निंग अल्सर जो है, बर्निंग में जो बर्न्स वाले पेशेंट में अक्सर कर्लिंग अल्सर कहते हैं, और हाइपोवोलेमिया और म्यूकोजल इस्कीमिया की वजह से होते हैं। ब्रेन इंजरीज में जो अल्सर होते हैं, कुशिंग अल्सर होते हैं, वेगल स्टिमुलेशन एसीटीएच, जब हमें पता है वेगल स्टिमुलेशन होती है तो हाइड्रोजन सॉरी एसिड की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही होती है, गैस्ट्रिक एसिड की। तो जब भी वेगल स्टिमुलेशन होती है ब्रेन इंजरी में तो हाइड्रोजन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है और कुशिंग अल्सर हो जाते हैं। और इसमें ये है कि क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में जो एच पाइलोरी होती है वो ब्लड किसको कर रही होती है, फर्स्ट एंट्रम को फर्स्ट, और उसके बाद बॉडी की तरफ जाता है। और एंट्रोमियर में इफेक्ट कहाँ से होते हैं, बॉडी एंड फंडस ऑफ स्टमक के कर रहे होते हैं। उसके बाद है पेप्टिक अल्सर में गैस्ट्रिक अल्सर है और ड्यूटिनल अल्सर है। या बीच में ये है कि पेन, सॉरी गैस्ट्रिक अल्सर जब होता है तो इसका पेन होता है ग्रेटर विथ मील। जब भी खाना लेते हैं एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है तो इसमें पेन ज्यादा हो जाता है, और पेशेंट इसी तरह से खाना नहीं लेते इसलिए पेशेंट को वेट लॉस हो जाता है। और ड्यूटेनल अल्सर में क्या होता है, ड्यूटेनल अल्सर में डिक्रीज विद द मील। जब भी वो पेशेंट खाना लेता है तो क्या होता है वहां पे जो एसिड है वो कम हो जाता है, 15 लगा सकते हैं।
सॉरी सॉरी, पानी पी रही थी मैं। यहाँ पे देखें गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होता है कि इसमें मैंने बता दिया था कि ये जब भी खाना लेते हैं तो इसकी कम हो जाती है, क्योंकि ड्यूoडेनम में पैंक्रियाटिक सिक्रीशन आ जाती है ना जब खाना लेते हैं, तो इसलिए पेन उसका कम हो जाता है पेशेंट का। इसकी काजल में एंड रिजल्ट है इसमें, और जो लिंगर अल्सर इसमें है ड्यूoडेनल अल्सर में। अब यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशन है इसका असल में मैं बताना चाह रही थी, उसकी निस्बत ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, जब गैस्ट्रिक और ड्यूडिनल, एक इसमें ना अल्सरेशन और म्यूकोजा का आता है पॉइंट, वो मैं आप लोगों को कहाँ से बताती हूँ, पीछे इसके डाट में या हिस्ट्रो में होगा। वो पॉइंट मैंने बताना था, स्किप कैसे हो गया। अल्सर में और इरोजन में डिफरेंस। अब यहाँ पे ये देखें कि अल्सर जो होता है, इसकी थोड़ी सी हिस्टोलॉजी देख लें। ये म्यूकोजा है, म्यूकोजा में एपिथेलियम, लैमिना प्रोपरी और मस्कुलरिस म्यूकोजा होता है। सब म्यूकोजा, ये सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजा ग्लैंड, इसमें सब म्यूकोजा ग्लैंड होती हैं। और मस्कुलरिस में इनर सर्कुलर होते हैं, मेंटेरिक होती है, उसके बाद आउटर लॉन्जिटूडिनल होती है, देन आउटर सेरोसा होता है। अब अल्सर कैन एक्सटेंड इनटू द सब म्यूकोजा, इनर एंड आउटर मस्कुलर लेयर, यानी कि सब म्यूकोजा तक अगर इसमें म्यूकोजा की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, उसके बाद सब म्यूकोजा तक इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो अल्सर होता है। रीजन इन्वॉल्व ओनली म्यूकोजा, अगर म्यूकोजा की किसी लेयर तक एपिथेलियम, लैमिना प्रोपरी और मस्कुलरिस म्यूकोजा, बैकग्राउंड साउंड तो नहीं आ रही आप लोगों को? म्यूकोजा, जब म्यूकोजा तक जाती है, म्यूकोजा तक इरोजन होती है, म्यूकोजा तक जाती है, हम उसे सिर्फ इरोजन कहते हैं। जब सब म्यूकोजा तक इन्वॉल्वमेंट हो जाती है हम उसे कहते हैं कि ये अल्सर हो गया। ये अल्सर और इरोजन में डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद हम वहीं पे चलते हैं जहाँ पे हम पढ़ रहे थे, कॉम्प्लिकेशन उसकी। ये इसमें कि गैस्ट्रिक और ड्यूडिनल जब अल्सर होता है ना, हेमरेज होता है, तो वो पोस्टीरियरली हेमरेज ज्यादा होता है इंटीरियर के निस्बत। और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है कि रप्चर ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर ऑन द लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक। जब लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक का अल्सर होगा, वो अगर रप्चर करेगा तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की वजह से ब्लीडिंग होगी एंड अल्सर इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ ड्यूडिनम। अगर पोस्टीरियर वॉल ऑफ ड्यूडिनम पे होगा तो ब्लीडिंग कहाँ से हो रही होगी? गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यूज आता है कि लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी कब ब्लीड करी होगी? जब लेसर कर्वेचर से होगा। पोस्टीरियर वॉल ऑफ ड्यूडिनम से कौन सी आर्टरी करी होगी? गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी करी होगी। ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे हो सकती है? पाइलोरिक चैनल और ड्यूडिनम में। और परफोरेशन, परफोरेशन और हेमरेज में डिफरेंस है कि परफोरेशन एंटीरियरली मोस्टली होती है ड्यूडिनम की, और जो हेमरेज हो रहा होता है वो पोस्टीरियर हो रहा होता है। Anterior duodenal ulcer can perforate into the anterior abdominal cavity, potentially leading to the pneumoperitoneum। यानी कि anterior duodenal ulcer होते हैं, उसमें anterior abdominal cavity perforate कर सकती है। और pneumoperitoneum में हम अगर एक्सरे करवाएं तो एयर अंडर डायफ्राम नजर आती है, ये यहाँ पे ये एयर अंडर डायफ्राम। यहाँ पे तो खैर यहाँ पे इतनी आवाजा नहीं होती, लेकिन यहाँ क्योंकि यहाँ पे स्टमक की एयर भी होती है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे ये होती है लीवर के ऊपर। उसके बाद है सिलिक डिजीज। सिलिक डिजीज का क्वेश्चन आ रहा होता है। सिलिक डिजीज में दो चार बातें इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग को आनी चाहिए, जिसके एमसीक्यू मोस्टली आते हैं। एक तो ये है कि जब हमने फीकल फैट को हमने देखना होता है तो हम सुडान स्टेन करते हैं। ये एमसीक्यूज आता है कि हमने फैट को चेक करना है, स्टूल्स में फैट को चेक करना है तो कौन सा टेस्ट करते हैं? सुडान स्टेन करते हैं। उसके बाद मालअब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में होता है क्या? डायरिया, स्टेटोरिया, वेट लॉस, वीकनेस, विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी होती है। सीलियक डिजीज को हम गैस्ट्रन सेंसिटिव इंटेरोपैथी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑटोम्यून मीडिएटेड है। इसमें इंटॉलरेंस हो जाती है ग्लाइडिन की। ग्लाइडिन क्या है? ग्लूटन प्रोटीन फाउंड इन व्हीट प्रोटीन एंड बार्ले एंड राई। उसमें क्या होता है कि व्हीट से ग्लूटन है, ग्लूटन व्हीट में होती है, बार्ले में होती है, वहां से ग्लाइडिन आती है। ग्लाइडिन क्या करती है? टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज को ऐड कर देती है, इसको डीएमाइलेटेड कर देती है। जब इसको डीएमाइलेटेड ग्लाइडिन बन जाती है तो ये टी सेल्स के साथ जाके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के थ्रू टी सेल्स को प्रेजेंट हो जाती है, वहां से इंटरफ्रोन गामा, इंटरल्यूकिन 21 प्रोड्यूस होते हैं।
और जो इस 30 साल के इस मैकेनिज्म के थ्रू क्या होते हैं, 20 साल आ जाते हैं। 20 साल से क्या प्रोड्यूस हो जाती है, एंटीबॉडीज में प्रोड्यूस हो जाती है, एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज, एंटी डीमाइलेटेड ग्लाइडिन, एंटी एंडोमेट्रियल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती है। देन इसकी वजह से फिर ये विलनेस एट्रोफी हो जाती है, बहुत सारे यहाँ पे आ जाते हैं। और इसकी एसोसिएशन का भी क्वेश्चन आता है कि HLA-DQ2 HLA-DQ8 के साथ इसकी एसोसिएशन होती है। प्राइमरली इफेक्ट कहाँ पे कर रही होती है, डिस्टल ड्यूडेनम और प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम पे इफेक्ट कर रही होती है। माइलम जंक्शन एंड स्टेट हो गया होता है। एसोसिएट किसके साथ होती है, डर्माटाइटिस एटोपिक के साथ। डिक्रीज बोन डेंसिटी, इंक्रीज मॉडरेटली इंक्रीज रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी होती है, टी सेल लिम्फोमा। और इसमें डी साइलोस टेस्ट नॉर्मल होता है। डी साइलोस टेस्ट क्यों नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ा डी साइलोस टेस्ट म्यूकोजा के साथ उसकी रिएब्जॉर्प्शन हो रही होती है। और यहाँ पे म्यूकोजा उसका डैमेज हो जाता है। कैसे डैमेज हो जाता है कि उसमें जो नॉर्मल विलस है, विलस से ट्रॉफी हो जाती है, क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया हो जाता है, एंड इंट्राएपिथेलियल लिम्फोसाइटोसिस हो जाती है। क्योंकि इंट्राएपिथेलियल लिम्फोसाइटोसिस इस तरह हो जाती है कि यहाँ पे जो डीमाइलेटेड ग्लाइडिन होती है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के थ्रू टी सेल्स को प्रेजेंट हो जाती है, और वहाँ पे लिम्फोसाइट्स की लिम्फोसाइट की सिंथेसिस ज्यादा हो जाती है। ठीक है, इसमें जो एमसीक्यू आते हैं, डिजाइलोस टेस्ट का एमसीक्यू आता है नॉर्मल होता है। दूसरा एमसीक्यू जिसका आ रहा होता है इसमें सिरोलॉजी में हमें क्या क्या मिल रहा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट की सिरोलॉजी के एमसीक्यू पूछे जाते हैं। इसमें आईजीए एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज मिल रही होती है, और एंटी एनोमिजल एंटीबॉडी और एंटी डीमाइलेटेड ग्लाइडिन एंटीबॉडी, जिसे हम पेप्टाइड एंटीबॉडीज कहते हैं, ये मिल रही होती है हमें। और उसके बाद है यहाँ पे, अब अगर पीछे या तो क्रोहन और वो तो खैर आप लोग कुछ भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा मैं आप लोग को बिलिरुबिन उसका बता देती हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीजें बता देती हूँ। जो स्किप हुआ है वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके लिहाज से ये सबसे ज्यादा थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज है, इसलिए मैंने सोचा कि ये आप लोगों को टॉपिक करवा देते हैं। इसमें आपने बिलिरुबिन का लेवल जो ज्यादा होना है ना, उसके लिहाज से मैं बताने लगी हूँ कि अगर आइसोलेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया हो और इसमें ALT और AST पेशेंट में नॉर्मल हो, तब हमने कैसे सिनेरियो को लेके चलना है। और अगर AST और ALT भी ज्यादा और बिलिरुबिन भी ज्यादा हो, देन कैसे लेके चलना है। अब हाइपर बिलिरुबिनीमिया में पता है बिलिरुबिन दो फॉर्म में होती है, कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में होती है। जब कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा होती है तो तब क्या होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की सिचुएशन में ज्यादा होती है। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा होती है डुबिन जॉनसन सिंड्रोम में या डिफेक्टिव एक्सक्रीशन हो, तब कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा होती है और इसमें ALT और AST नॉर्मल रहते हैं। दूसरी कंडीशन कि जिसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा होती है लेकिन ALT AST नॉर्मल होते हैं, उसमें ये कि या तो डिफेक्ट आता है कि कॉन्जुगेशन को कोई मसला आ गया, लिवर कॉन्जुगेट नहीं कर पा रहा बिलिरुबिन को, या फिर ये है कि बिलिरुबिन ही इतनी प्रोड्यूस हो रही है कि कॉन्जुगेशन नहीं हो रही है, लिवर में जो कॉन्जुगेशन कैपेसिटी है उससे ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, बिलिरुबिन से ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो ये कंडीशन उसमें कौन सी आती है, बिलिरुबिन ज्यादा प्रोड्यूस होने वाली हेमोलिसिस है। दूसरा क्या है, गिलबर्ट सिंड्रोम है, क्रिगलर नचार सिंड्रोम, इन दोनों में ये आते हैं। और गिलबर्ट नचार और क्रिगलर सिंड्रोम में डिफेक्टिव कॉन्जुगेशन होती है और हेमोलिसिस में इंक्रीज प्रोडक्शन हो रही होती है। और इससे सारी कंडीशन जो मैंने अभी तक बताई हैं, इनमें सिर्फ बिलिरुबिन ज्यादा होता है, उसके साथ ALT और AST मोस्टली नॉर्मल वैल्यू नॉर्मल रेंज में होते हैं। दूसरे है कि हाइपर बिलिरुबिनीमिया के साथ क्या है, पेशेंट को AST और ALT या अल्कलाइन फास्फेटेज भी ज्यादा होते हैं। अब इसमें दो तरह की कंडीशन आती है कि एक में बिलिरुबिन भी ज्यादा है लेकिन AST और ALT ज्यादा है, और अल्कलाइन फास्फेटेज की निस्बत अल्कलाइन फास्फेटेज की निस्बत ALT सॉरी अल्कलाइन फास्फेटेज की निस्बत ALT और AST ज्यादा है। ये होता है प्राइमरी लिवर डिजीज, हेपेटाइटिस या विल्सन डिजीज में ये सिचुएशन आती है। दूसरा ये है कि अल्कलाइन फास्फेटेज ज्यादा है ALT और AST के साथ, और इसमें हाइपर बिलिरुबिनेमिया भी है। ऑब्स्ट्रक्टिव कोलिस्टेटिक जॉन्डिस, जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही हो या ट्यूमर हो पैंक्रियाटिक हेड की, उस सिचुएशन में ये होता है कि अल्कलाइन फास्फेटेज ज्यादा होता है और इसकी निस्बत ALT और AST की निस्बत ज्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसमें क्या होता है कि AST का इसमें से एमसीक्यूज आते हैं, कौन सा किस सिचुएशन में रेज हो रहा होता है, इसलिए मैंने ये बताया कि इसमें क्या हो रहा होता है। एस्पार्टेट माइनर ट्रांसफेरेज है जिसे AST कहते हैं, ये रेज हो रहा होता है इन इंक्रीज इन द लिवर डिजीज, और इसमें ALT एलानिन माइनर ट्रांसफेरेज ALT ज्यादा होता है मोस्ट कॉमन लिवर डिजीज में और AST की निस्बत। और अल्कोहलिक लिवर डिजीज में क्या होता है, AST ज्यादा होता है ALT की निस्बत। अब अल्कोहल को उर्दू में क्या कहते हैं, शराब और AST। तो अल्कोहलिक डिजीज में AST ज्यादा होता है ALT की निस्बत। रेशियो इंक्रीज 2:1 ग्रेटर देन 2:1 हो जाती है। AST डज नॉट टिपिकली एक्सीड, यानी कि जो AST है वो 500 माइक्रोलीटर से इंक्रीज नहीं करता अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में।
मेक रोस्ट विद अल्कोहल से भी इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद है एएसटी ज्यादा होता है एएलटी में, नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज सजेस्टेड प्रोग्रेशन टू द एडवांस फाइब्रोसिस एंड सिरोसिस। जब पेशेंट को सिरोसिस हो जाए, दो कंडीशन है जिसमें सिर्फ एएसटी और एएसटी ज्यादा हो सकता है एएलटी की निस्बत किस कंडीशन में। एक तो ये है कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज में, दूसरा ये है कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज के बाद पेशेंट को ना अल्कोहल वाली की हिस्ट्री ही नहीं है, लेकिन पेशेंट में फिर भी एएसटी ज्यादा है एएलटी की निस्बत। किसमें हो सकता है पेशेंट को लिवर डिजीज है लेकिन वो अल्कोहल की वजह से नहीं है, पेशेंट को फाइब्रोसिस या सिरोसिस डेवलप हो चुके हैं। उसके बाद है माइनर ट्रांसफरेशन ज्यादा होते हैं। माइनर ट्रांसफरेशन कितने ज्यादा हो सकते हैं, ग्रेटर देन 1000 यूनिट पर लीटर हो सकते हैं। डिफरेंशियल में क्या हो सकता है, ड्रग इंड्यूस्ड लिवर डिजीज एसिटामिनोफेन खासकर पैरासीटामोल टाइसोसिटी में रैपिडली रेज करते हैं माइनर माइनर ट्रांसफरेशन। इस्कीमिक हेपेटाइटिस या एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस या ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में होते हैं। उसके बाद अल्कलाइन फास्फेटेस किसमें ज्यादा होता है, कोलेस्टेसिस में ज्यादा होता है कि बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन इन्फिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर या बोन डिजीज में ज्यादा होता है। गामा ग्लूटामाइन ट्रांसपेप्टाइडेज, गामा ग्लूटामाइन ट्रांसपेप्टाइडेज लिवर में बिलियरी डिजीज में ज्यादा होता है, जस्ट एज ये अल्कलाइन फास्फेटेज की तरह बिल्कुल होता है, बट नॉट इन बोन डिजीज। अब इसमें है कि अल्कलाइन फास्फेटेज और गामा ग्लूटामाइन दोनों रेज हो, हमें फिर डिफरेंशिएट करना होता है पेशेंट को बोन डिजीज है या क्या है। तो हम इसमें चेक करते हैं अल्कलाइन फास्फेटेज बोन डिजीज में ज्यादा होता है, लेकिन गामा ग्लूटामाइन ट्रांसपेरेंट सिर्फ लिवर डिजीज या बिलियरी डिजीज में ज्यादा होता है, वो बोन डिजीज में ज्यादा नहीं होता। और ये कहाँ पे होता है, अल्कलाइन फास्फेटेज लोकेटेड इन द सॉरी बोन बोन डिजीज में ज्यादा नहीं होता, लेकिन ये लोकेट कहाँ पे करा होता है, गामा ग्लूटामाइन कैनालिकुलर मेम्ब्रेन ऑफ हेपेटोसाइट लाइक एएलपी, यानी कि एएलपी की तरह बिल्कुल ये भी जो कैनालिकुलाई होती है हेपेटोसाइट के वहां पे हो रहा होता है और एसोसिएट करता है अल्कोहल यूज के साथ। उसके बाद है फंक्शनल लिवर मार्कर में। फंक्शनल लिवर मार्कर में पहले ये एंजाइम रिलीज इन द लिवर डैमेज, यानी कि अगर लिवर डैमेज हो जाए तो ये सारे एंजाइम रिलीज होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला है, हमें समझ नहीं लग रही होती कि लिवर मार्कर कौन से हैं और क्या चीज है, कि लिवर के फंक्शन को शो कौन सा शो कर रहे हैं और लिवर डैमेज से क्या रिलीज हो रहा है। तो ये याद रखना है, लिवर डैमेज से एएलटी एएसटी एएलपी या गामा ग्लूटामाइन ट्रांसफरेज आता है, सॉरी ट्रांसपेप्टाइडेज। और फंक्शनल लिवर मार्कर कौन से हैं, बिलिरुबिन, एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन, टाइम और प्लेटलेट है। इसमें बिलिरुबिन लेवल लेवल ज्यादा होता है, लिवर ज्यादा हो जाता है वेरियस लिवर डिजीज में, जब बाइल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, अल्कोहल या वायरल हेपेटाइटिस, सिरोसिस और हेमोलिसिस में। एल्ब्यूमिन इसमें कम हो जाता है, क्यों कम हो जाता है, क्योंकि एल्ब्यूमिन लिवर एक बायोसिंथेटिक फंक्शन। अब लिवर का बायोसिंथेटिक फंक्शन, अब एमसीक्यू में ये है कि लिवर का बायोसिंथेटिक फंक्शन चेक करना हो तो इसमें क्या होता है, एल्ब्यूमिन सिंथेसिस कम हो जाती है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज इन द एडवांस लिवर डिजीज में, और डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर मेजरिंग द लिवर बायोसिंथेटिक फंक्शन, यानी कि इसमें क्लॉटिंग फैक्टर की प्रोडक्शन कम हो जाती है। अब हमें पता है पीटी एपीटीटी का टेस्ट होता है वो जल्दी हो जाता है, और हमने किसी पेशेंट में चेक करना हो कि उसका फंक्शनल लिवर फंक्शन कैसा कर रहा है, उसको थोड़ा बहुत ब्लड का इशू आ रहा है, उसको कोगुलेशन का इशू आ रहा है, तो हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक करते हैं। तो साथ में अगर लिवर की हिस्ट्री हो कोई ना कोई, तो उससे हमें जल्दी पता चल जाता है कि लिवर अगर मेजरिंग द लिवर बायोसिंथेटिक फंक्शन मेजर कर रहे होते हैं। दूसरा कि प्लेटलेट डिक्रीज इन द लिवर डिजीज में डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि थ्रोम्बोप्लाटिन डिक्रीज हो जाती है लिवर सिक्वेस्ट्रेशन की वजह से, और पोर्टल हाइपरटेंशन स्प्लेनोमेगाली या स्प्लेनोमेगाली के इसकी वजह से स्प्लेनिक सिक्वेस्ट्रेशन भी हो जाती है कि स्प्लीन प्लेटलेट को इनगल्फ करके फेकोसाइटोस करके खत्म कर देती है। हाँ, अभी इसमें तो बहुत सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी उसके बाद विल्सन डिजीज कर लेते हैं इसके साथ, एक ये लास्ट टॉपिक है विल्सन डिजीज का, उसके बाद देखते हैं। बाकी आप लोग खुद ही सारा करना। विल्सन डिजीज में से एमसीक्यू ज्यादा था, इसलिए विल्सन डिजीज करवा देते हैं, मोस्टली इसमें से एमसीक्यू आते हैं। एमसीक्यू तो बाकी में से भी आते हैं, लेकिन टाइम नहीं है कि हम सारा कुछ कवर करवा पाए। विल्सन डिजीज को हम पेटोलेटिकुलर डिजेनरेशन भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, नॉर्मल रिसेसिव म्यूटेशन होती है, कहाँ पे म्यूटेशन होती है, हेपेटोसाइट कॉपर ट्रांसपोर्टिंग एटीपेज में। और जीन कौन सी होती है, एटीपी 7B जीन होते हैं, क्रोमोसोम 13 होते हैं। तो इसमें मसला क्या आता है हेपेटोसाइट कॉपर ट्रांसपोर्टिंग एटीपेज में, डिक्रीज कॉपर इनकॉर्पोरेशन इनटू एपोसिडोप्लाज्मिन एंड एक्सक्रीशन इन द बाइल, के जो कॉपर की इनकॉर्पोरेशन करनी होती है एपोसिडोप्लाज्मिन में। ओके, मैं आप लोगों को ना एंड पे बता देती हूँ फिर। इसमें भी ये देखने की ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन होती है हेपेटोसाइट कॉपर ट्रांसपोर्टिंग एटीपेज में, और क्रोमोसोम नंबर 13 पे होती है। इसमें कॉपर इनकॉर्पोरेशन होनी होती है एपोसिडोप्लाज्मिन में, और एक्सक्रीशन होनी होती है बाइल में। अब सीरम इसमें कॉपर इनकॉर्पोरेशन एपोसिडोप्लाज्मिन में कम हो जाती है, इसलिए उसकी एक्सक्रीशन भी बाइल में कम हो जाती है, और सीरम में सिरोप्लाज्मिन कम हो जाती है। कॉपर एक्यूमुलेट हो जाती है कहाँ पे, लिवर, ब्रेन, वेसल गैंग्लिया, कॉर्निया, किडनी, यूरिन, कॉपर में एक्यूमुलेट हो जाती है।
और पेशेंट बिफोर द एज ऑफ 40 उसको लिवर डिजीज प्रेजेंट हो जाती है, हेपेटाइटिस, एक्यूट लिवर फेलियर या सिरोसिस में चला जाता है। उसके साथ पेशेंट को क्वेश्चन में सिनेरियो में उसने मेंशन किया होता है कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज, डिसार्थरिया, डिस्टोनिया, ट्रेमर, पार्किंसन मेंशन किया होता है, साइकियाट्रिक डिजीज में काइशर फ्लेशर रिंग भी हो सकते हैं, डिपॉजिट इन डेस्मल मेम्ब्रेन ऑफ द कॉर्निया, यानी कि जब कॉपर इसमें डेस्मल मेम्ब्रेन ऑफ कॉर्निया में होती है तो काइसर फ्लेशर रिंग होते हैं। हेमोलिटिक एनीमिया, रिनल डिजीज हो सकती है पेशेंट को। इसकी कैंसिलेशन हम इसकी करते हैं पेंसिलिनामाइन ट्राइडेंट के साथ। अब इसमें जो है ना एमसीक्यू आता है कि बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा होता है, वो बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट लीवर बायोप्सी है। वैसे उसने एमसीक्यू में पूछा हुआ था कि हम इनिशियल टेस्ट कौन सा कर रहे होते हैं, तो देन हम यूरिन में कॉपर चेक कर रहे होते हैं या सीरम सेरुलोप्लाज्मिन लेवल चेक कर रहे होते हैं। अब आ जाते हैं टॉपिक्स पे। अगर स्टार्ट से आप लोग अगर कॉपी पेन है आपके पास तो आप लोग नोट कर लें, मैं बता देती हूँ स्टार्ट से इसके टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है जीआईटी में। फर्स्ट टाइम जो समझ स्टेप 1 से स्टार्ट से ही मैं बताने लगी हूँ। एक तो इसका एम्ब्रियो का बहुत छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, नॉर्मल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एम्ब्रियोलॉजी, ये भी आप लोगों ने करना है। उसके बाद इम्फेलोसील और गैस्ट्रोसिस, ये और कंजेंटल अम्बिलिकल हर्निया किस किस कंडीशन में होती है? कंजेंटल अम्बिलिकल हर्निया डाउन सिंड्रोम और कंजेंटल हाइपोथायरायडिज्म में होती है अम्बिलिकल हर्निया। और उसके बाद है इंटेस्टाइनल एट्रेजिया का कंसेप्ट होना चाहिए। इसमें ये एमसीक्यू आता है डबल बबल साइन किस में होता है? ड्यूडिनल एट्रेजिया में होता है। और इसके साथ है कि स्प्लीन, स्प्लीन की कहाँ से राइज कर रहा होता है? और डाउन सिंड्रोम के साथ एनुलर पैंक्रियाज होता है। रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर एनाटॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैड बुकर। चले मैं इसको साथ साथ, बहुत लंबा हो जाएगा। Yes, ये इसमें इसमें ये इंपॉर्टेंट होता है कि 6 वीक पे कौन से वीक पे फिजियोलॉजिकल गट रोटेशन हाइड्रेशन स्टार्ट हुई है और कौन से वीक पे खत्म हुई है। तो 6 वीक पे इसकी स्टार्ट होती है और दोबारा रिटर्न ऑफ टर्मिनल करती में कब होती है? 10th वीक में हो रही होती है। और कितनी रोटेशन होती है? हाइंड गट और मिड गट के कौन कौन से क्वेश्चन है, ये है। तो उसके बाद है इसमें गैस्ट्रोचिसिस और एम्फेलोसील का क्वेश्चन आ जाता है। और ये कि कंजेंटल मलाइकल हर्निया में हो रही थी डाउन सिंड्रोम और कंजेंटल हाइपोथायरायडिज्म में। उसके बाद इसमें से टेफ में से क्वेश्चन आता है सबसे मोस्ट कॉमन कौन सी होती है? ट्रेकियोसेफेजियल फिस्टुला मोस्ट कॉमन आता है। और इसमें ड्यूडिनल अट्रेजिया और ड्यूडिनल अट्रेजिया में ये इसका सिनेरियो इस तरह आ रहा होता है कि डबल डबल बबल साइन और ड्यूडिनल अट्रेजिया किसके साथ होता है? इसके साथ डाउन सिंड्रोम के साथ होता है। हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस का क्वेश्चन आता है। इसका क्वेश्चन इस तरह आ रहा होता है कि इसमें इसके साथ में क्या होता है? इसके साथ हाइपोक्लेमिक हाइपोकोलोरिमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो रहा होता है क्योंकि स्कैंडी वोमिटिंग ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड एंड वॉल्यूम कंट्रैक्शन की वजह से। ये है हाइपोक्लेमिक हाइपोकैलोरिमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो रहा होता है। और इसमें एक्सपोजर किससे होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मेल बेबीज में होता है। और मदर को किससे एक्सपोजर होता है? कौन सी ड्रग से? मैक्रोलाइड से। उसके बाद है पैंक्रियाज ये एनाटॉमी के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है खासकर सर्जरी वालों के लिए, सॉरी। उसके बाद है ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स, रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर कौन कौन से, इससे याद करना है सेट पेपर से। उसके बाद लिगामेंट्स का आपको वैसे कंसेप्ट होना चाहिए और इसमें ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉल्सिपारम लिगामेंट का क्वेश्चन आता है तो ये डेरिवेटिव किसका होता है? और हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके साथ है सुपिरो, ये वाला इंपॉर्टेंट है सप्लीनोरिनल लिगामेंट। इसमें मैंने रीजन और इसका बता दिया। और ये ये आप लोगों को मिकोजा सब मिकोजा मस्कुलर स्टर्ना और फिरोजा पता होगा तो इसके लिहाज से बहुत सारे नेक्स्ट इसमें आते हैं। ये इसमें सेमिकोजल नर्व प्लेक्सिस और मैंटेरिक और अर्बिक प्लेक्सिस, इन दोनों का क्वेश्चन आता होता है। और इसमें ड्यूडिनम में मैंने बताया ड्यूडिनम में बर्नर ग्लैंड होते हैं, बाइकार्बोनेट सेक्रेटिंग होते हैं। कहाँ पे होते हैं? सेमिकोजा में होते हैं। ये इसमें मेजेंटरी कार्टी के हवाले से ये क्वेश्चन आता होता है जिसे हम स्कीम इंटेस्टाइनल स्कीमिया के हिसाब से भी कहते हैं। ये मैंने पढ़ा दिया। इसमें सिलेक्ट रंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें से क्वेश्चन आता है पोर्टल सिस्टमिक, इसमें से मेरे पेपर में क्वेश्चन आया था जब मैंने अटेम्प्ट की थी।
सुपीरियर अबाउ द पेक्टिनियल लाइन या बिलो द पेक्टिनियल लाइन के सप्लाई का पूछा हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी जो क्वेश्चन आया था मैंने बता दिया। बाकी आप लोगों ने ये स्पेस ऑफ डिजाइन ये वाले आप लोगों ने पढ़ लेने हैं कि फर्स्ट ये क्या है। जो कंसेप्ट वाला था वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया अभी। उसके साथ बिलियरी स्ट्रक्चर्स में आप लोग को कॉमन इसका वो क्या कहते हैं नॉर्मल इसका पता होना चाहिए। उसके बाद ट्रायंगल्स में से क्वेश्चन आ जाता है, ये एनाटॉमी में से। ट्रायंगल में से हर्निया में से तो लाजमी क्वेश्चन आता है, ये आप सबको ही पता है। खासकर डायफ्रागमेटिक हर्निया का क्वेश्चन आ रहा होता है कि इसमें जो है इन्फेंट में वो किस वजह से होती है और अडल्ट में किस वजह से होती है, इसका क्वेश्चन। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और फिमोरल हर्निया का क्वेश्चन तो लाजमी आता है, मतलब कोई ना कोई सिनेरियो मेंशन होता है। बाकी ये इसमें से एमसीक्यू सारे आते हैं जो मैंने पढ़ा दिए है, इसमें से भी एमसीक्यू आते हैं। और ये भी हमने पढ़ लिया है, इसकी ऑप्शन में से भी। और बेयर पैचेस रीड कर लेना आप लोगों ने। बाइल बाइल प्रोड्यूस कैसे हो रहा होता है, ये सारी चीजें आप लोगों ने करनी है इसमें से भी, यानी कि बाइल और बिलिरुबिन वाला। इसमें ऑरल पैथोलॉजी में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें ये पता होना चाहिए कि वार्थन ट्यूमर प्लियोमार्फिक ट्यूमर है, क्योंकि इसमें ये पूछा जाता है बिनाइन मिक्स ट्यूमर कौन सी है, बिनाइन ट्यूमर कौन सी है, या फिर मेलिग्नेंट कौन सी ट्यूमर है, या मिक्स ट्यूमर कौन सी है। तो ये पूछा जाता है इसमें प्लियोमार्फिक बिनाइन मिक्स ट्यूमर है। और वार्थन ट्यूमर जो होती है ये भी बिनाइन ट्यूमर होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कौन सी मेलिग्नेंट है कौन सी बिनाइन है, या मोस्ट मिक्स्ड बिनाइन ट्यूमर कौन सी है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। और एक्लेजिया इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्लेजिया में क्या होता है ये मैं बता देती हूँ कि फेलियर ऑफ लोअर स्फिंक्टर टू रिलैक्स ड्यू टू डिजनरेशन ऑफ इनहिबिटरी न्यूरॉन, क्योंकि लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर में में इनहिबिटरी न्यूरॉन होते हैं। और इनहिबिटरी न्यूरॉन क्या करते हैं, मसल की रिलैक्सेशन नहीं करवाते, उसकी कंटिन्यूसली कंट्रैक्शन करवाते हैं। सॉरी, इनहिबिटरी न्यूरॉन क्या करवाते हैं, रिलैक्सेशन करवाते हैं, जिसकी वजह से लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन कम होती है। अब इसमें क्या होता है कि लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर का रिलैक्स होना फेलियर हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि इनहिबिटरी न्यूरॉन नहीं होते। और इनहिबिटरी न्यूरॉन में नाइट्रिक ऑक्साइड और वीआईपी होता है, जिसकी वजह से रिलैक्स हो रहा होता है स्फिंक्टर। अब ये दोनों एब्सेंट हो जाते हैं तो स्फिंक्टर की टोन बहुत ज्यादा हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि मेंटेरिक प्लेक्सिस का डिफेक्ट आता है, मेंटेरिक प्लेक्सिस ऑफ एसोफेजियल वॉल। और ये प्राइमरी इडियोपैथिक होती है। और सेकेंडरी किसके साथ होती है, चगास डिजीज ट्राइपेनोसोमा फ्लूसी इन्फेक्शन के साथ होती है। और चगास कैन काज द एक्लेजिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका फीचर किसके साथ आता है, प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया टू सॉलिड एंड लिक्विड। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसमें सॉलिड एंड लिक्विड दोनों के लिए होता है। अब हमने कार्सिनोमा पीछे सफेद कार्सिनोमा जब हम देख रहे थे तो उसमें ये था कि पहले सॉलिड के लिए डिस्फेजिया आता है, उसके बाद लिक्विड के लिए आता है। तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव होता है कि सॉलिड और लिक्विड सेम टाइम में उसको डिस्फेजिया चल रहा होता है। और ऑब्स्ट्रक्शन में पहले सॉलिड होता है, प्राइमरी सॉलिड होता है। और फाइंडिंग में इसमें क्या होता है कि बेरियम सोलर से हमें बर्ड बी के पेरस मिल रही होती है। और मानोमेट्रिक फाइंडिंग में हमें क्या होता है कि एब्सेंट पेरिसालिसिस विद इंक्रीज लोअर स्फिंक्टर प्रेशर, रेस्टिंग प्रेशर ज्यादा होता है। और इसमें जो है प्लम्बर विंसन सिंड्रोम का या मिलो डिवाइस, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। प्लम्बर विंसन का उसके हेमाटोलॉजी के साथ भी क्वेश्चन आता है। बेराट एसोफेगस इंपॉर्टेंट है, एसोफेजियल कैंसर मैंने पढ़ा दिए। गैस्ट्राइटिस का आप लोगों ने सारा इसमें रीड कर लेना है। और खासकर एच पाइलोरी और एराटोमिन के इसके लोकेशन का भी क्वेश्चन आ रहा होता है। गैस्ट्रिक कैंसर में से ये वाले इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सी इसमें लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट होती है, तो इसका नाम क्या होता है। गैस्ट्रिक और ड्यूरिनल अल्सर की आप लोगों ने इसकी पैथोफिजियोलॉजी पता होनी चाहिए, इसकी कॉम्प्लिकेशन इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दी है। इसमें ये लिगामेंट ऑफ ट्रीटीज का क्वेश्चन आ रहा होता है कि अपर जे ब्लीड और लोअर जे ब्लीड को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। लिगामेंट ऑफ ट्रीटीज के थ्रू डिफरेंशिएट करते हैं। अगर उससे प्रॉक्सिमल होता है हम इसे कहते हैं अपर जे ब्लीड है, अगर अगर डिस्टल हो तो उससे हम कहते हैं कि ये लोअर जे ब्लीड है। उसके बाद मालव जाचुन में सीरियक है। उसके बाद लैक्टोज इंटॉलरेंस है, पैक्रेटिक इंसफिशियंसी और विपल डिजीज। विपल डिजीज में क्या आता है, ट्राइकोरोमा विप्लाई पॉजिटिव होता है, पास पॉजिटिव फोमी मैक्रोफेजेस हमें मिल रहे होते हैं। और इसके क्वेश्चन तो हर में आते हैं, सर्जरी के पेपर में क्रोहन अल्सरेटिव कोलाइटिस के क्वेश्चन, ये कभी स्किप ही नहीं होता, ये तो लाजमी करना है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में ये होता है कि मिडिल एज फीमेल में होता है, इसके साथ अपेंडिसाइटिस का क्वेश्चन आता है। डायवर्टिकुलस में ट्रू और फॉल्स डायवर्टिकुलम का पता होना चाहिए, और इसके साथ मैकल डायवर्टिकुलम का क्वेश्चन आता है। और बाकी सर्जरी वाले तो इससे रिलेटेड छोड़ेंगे नहीं, मैकल डायवर्टिकुलम भी करेंगे। मैकल डायवर्टिकुलम मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर्शस्प्रंग डिजीज ये भी इंपॉर्टेंट है। एक लेजर के सेम ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पूछा होता है वहां पे जो मेजर है इसमें डिफरेंस होता है, वो होता है कि मेजर एंटारिक नर्वस सिस्टम में और बैक का होता है इसके, लेकिन इसमें दोनों का हो रहा था स्प्रंग डिजीज में। और इसमें म्यूटेशन किसकी होती है, आरईटी की म्यूटेशन होती है। और इसमें जो बेबी प्रेजेंट कर रहा होता है उसमें बिले से मिस्टेस होती है, ब्रेमनल डिस्टेंशन होती है। और म्यूकस कब तक, वो म्यूकोनियम कब तक नहीं पास कर सकता, 48 आवर्स तक वो पास नहीं करता, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होती है इस पेशेंट में। और इसमें माल रोटेशन इंटरसेप्शन पूछ सकते हैं। इंटरसेप्शन बच्चों में होती है, किसके साथ वजह से ज्यादा होती है, मैकल डायवर्टिकुलम की वजह से ज्यादा होती है। वल्वुलस कौन सा वल्वुलस कॉमन होता है, सिग्माइड में वल्वुलस ज्यादा कॉमन होता है। और इसमें जो है स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक्यूट मेसेंटेरिक इस्कीमिया इंपॉर्टेंट है।
कोलोनिक पॉलिप्स ये इंपॉर्टेंट है, सारे पॉलिप्स में से क्वेश्चन आता है, क्योंकि जब ये वाले पॉलिप करेंगे तो आपको फिर ये आगे फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलिपोसिस ये सारे समझ आएंगे। इसमें बहुत ज्यादा एग्जांपल दी हुई है, इसमें पेट्स, जैगर, गार्डनर और फैब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जुवेनाइल पॉलिपोसिस। लीच सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है। कोलोरेक्टल कार्सिनोमा इंपॉर्टेंट है। कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में क्वेश्चन आ रहा होता है कि म्यूटेशन कहाँ पे हो रही थी, केरास में म्यूटेशन हो रही होती है। इसकी म्यूटेशन याद करनी है आप लोगों ने। केरास में म्यूटेशन हो रही होती है, कौन सी एज में प्रेजेंट कर रहा होता है, ग्रेटर देन 50 ईयर में प्रेजेंट कर रहा होता है, और प्रेजेंटेशन किस तरह होती है, तो ये इसमें करना होता है। उसके बाद पोर्टल हाइपरटेंशन और सिरोसिस। पोर्टल हाइपरटेंशन का क्वेश्चन तो आता ही आता है, इसमें आप लोगों ने करना है ये सभी। पेरिटोनाइटिस पे ये पूछ सकता है कि कौन से कंबल यूज ऑर्गेनिज्म होते हैं। ग्राम नेगेटिव में इक्राई मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, ग्राम पॉजिटिव में स्ट्रेप्टोकोकस होता है। ये सीरम मार्कर वाला इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अल्कोहलिक लिवर डिजीज वाला ये सारा इंपॉर्टेंट है, यानी कि लिवर से रिलेटेड, लिवर वाले टॉपिक में। और लिवर ट्यूमर में यहाँ पे आप लोग को हेपेटिक एंजियोमा और यहाँ पे हेपेटिक एडिनोमा भी है। हाँ, ये कॉमन है। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट चेरी सिंड्रोम का क्वेश्चन डिफरेंट तरह से आ सकता है, क्योंकि यह इसके साथ भी हो सकता है। अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी भी करना है। जॉन्डिस वाला पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये सारा जॉन्डिस वाला चल रहा है यहाँ पे। विल्सन डिजीज ही और उसके बाद बिल्ली ट्रैक डिजीज में से ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यू आते हैं ये वाला। कोलिलिथेसिस इंपॉर्टेंट है। इस तरह मैंने सारा जीआईडी इंपॉर्टेंट बता दिया है। कोलेंजियोकार्सिनोमा, पैंक्रेाटाइटिस, एक्यूट पैंक्रेाटाइटिस, पैंक्रेाटिक एडिनोकार्सिनोमा है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने एटलीस्ट वन टाइम रीड दे देनी है इन सब, और इसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। चलें, थैंक यू सो मच। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।